हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2024 की एनवायरनमेंट की एक और न्यू क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें। और जो लास्ट क्लासेस हैं उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी क्लासेस का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर सभी क्लासेस को देख लें। और साथ ही में हम लोग ऊपर भी पिन कर देंगे, तो आप उस पर क्लिक करके भी उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवों द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो जीवों के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? आंसर हो जाएगा एक दिशीय। जो जीवों के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है ना, वह एक दिशीय होता है। इसके बारे में जान लेते हैं। एक ही दिशा में होता है। पारिस्थितिक तंत्र सभी जीव जैसे कि पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और मनुष्य के साथ साथ भौतिक परिवेश एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं और प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। देखिए, प्रकृति में क्या होता है कि पौधों से हम कह सकते हैं कि जानवर, ठीक है, जानवर से सूक्ष्म जीव, जो सूक्ष्म जीव मनुष्य के साथ साथ भौतिक जो परिवेश रहता है वे एक दूसरे के साथ संबंध रखता है और प्रकृति में क्या रहता है, संतुलन बनाए रखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जीवों द्वारा जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह एक दिशा में होता है। जैसे कि पौधों से जानवर भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, जानवरों से यहाँ पर हम बात करेंगे सूक्ष्म जीव, ठीक है, और फिर मनुष्य भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से सभी के सभी एक दिशा में क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। हम लोग क्या है कि जो क्वेश्चन है ना, उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ यहाँ पर जानने वाले हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है ना इस क्वेश्चन से रिलेटेड बन जाए तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं? आंसर हो जाएगा, ठीक है, घास, बकरी और मानव। जो आहार श्रृंखला रहती है उसका निर्माण घास, बकरी और मानव मिलकर करते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। हरे पौधे, जिनको हम उत्पादक भी कहते हैं, आपको याद रखना है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि हरे पौधों को क्या कहा जाता है? आंसर में आपको उत्पादक मिलेगा। तो उत्पादक जो है ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हरे पौधों को उत्पादक कहा जाता है। हरे पौधे से खाद्य ऊर्जा के हस्तांतरण को जीवों की एक श्रृंखला के माध्यम से बार बार खाना और खाए जाने वाली श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहा जाता है। यहाँ पर फिर से देखिए, हरे पौधों से खाद्य ऊर्जा के हस्तांतरण को जीवों की एक श्रृंखला के माध्यम से बार बार खाना और खाए जाने वाली श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, घास, ठीक है, घास को क्या टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेंढक, मेंढक को सर्प, ठीक है ना, और सर्प को चील खाएगा। तो यहाँ पर एक श्रृंखला बन रही ना, मतलब कि यहाँ पर देखिए घास से टिड्डे को ऊर्जा प्राप्त हो रही है, टिड्डे से मेंढक को, मेंढक से सर्प को, और सर्प को बाज और चील से क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऊर्जा प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव भार का उल्टा पिरामिड किस परितंत्र में पाया जाता है? जो जैव भार है इसका उल्टा परितंत्र पिरामिड जो है ना किस परितंत्र में पाया जाता है? तो ये जलीय जो पारिस्थितिक तंत्र रहता है ना, उसमें जैव भार का उल्टा पिरामिड पाया जाता है। इसके बारे में देखिएगा, यहाँ पर उल्टा पिरामिड तब बनता है जब व्यक्तियों या बायोमास की संख्या कैसी होती है, न्यूनतम होती है, मतलब कम होती है। तो क्या होता है, जो पिरामिड रहता है वह कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और प्रत्येक पोषी स्तर पर बढ़ती है, यहाँ पर देखिए, और प्रत्येक पोषी स्तर पर बढ़ती है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टे पिरामिड का एक उदाहरण है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास जैलोंक्टन की तुलना में छोटा हो सकता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलीय परितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? अभी देखिए, हमने बात की जलीय परितंत्र की, तो उसका पिरामिड कैसा रहता है? उसका पिरामिड रहता है उल्टा, आपको याद रखना है। अब हम बात कर रहे हैं स्थल की, तो स्थल का जो परितंत्र है वह कैसा रहता है? तो वह रहता है सीधा, सीधा रहता है। कैसा रहता है पिरामिड? सीधा रहता है। घास घास स्थलीय परितंत्र तथा वन परितंत्र में जीव भार का पिरामिड सदैव कैसा होता है? सीधा, जबकि जलीय क्षेत्रों में सदैव उल्टा बनता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, किस प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा की जाती है? तो देखिएगा, हम बात करेंगे जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ठीक है ना, इसके माध्यम से जल प्रदूषण को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? जल प्रदूषण को मापा जाता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसी जल निकाय में प्रदूषण का स्तर बताता है कि उसमें कितना प्रदूषण है। इसका उपयोग जल निकायों की प्रदूषण क्षमता को मापने के लिए एक सूचकांक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डीडीटी जैसे प्रदूषक होते हैं
तो डीडीटी जैसे प्रदूषक किस प्रकार के होते हैं? जैव निम्नीकरण होते हैं। कैसे होते हैं? जैव निम्नीकरण होते हैं। यहाँ पर देखिएगा, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरेथेन, प्लास्टिक, संश्लेषित तंतु आदि इसके उदाहरण है। डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनिल, ट्राइक्लोएथेन, ट्राइक्लोरीएथेन और अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट है जिसे हानि रहित उत्पादों में नहीं बदला जा सकता, इसलिए ज़्यादातर देशों में इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। तो ये किस प्रकार के प्रदूषक है? जैव निम्नीकरण, मतलब कि इनका क्या होता है, आज जो है ना, ये जो अपशिष्ट हैं, ये क्या है, ये किसी भी चीज़ों में बदले नहीं जा सकते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये डीडीटी यहाँ पर एक जैव निम्नीकरण प्रदूषक है। आपको याद रखना है, कई देशों में इस पर बैन भी लगा दिया गया है। पारिस्थितिक तंत्र पारिस्थिति का मित्र नहीं है। ठीक है, पारिस्थितिकी का मित्र कौन नहीं है? यूकेलिप्टस नहीं है। अब क्यों नहीं है, तो ये भी जान लेते हैं कि यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ की मिट्टी का जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है, क्योंकि यूकेलिप्टस को काफ़ी ज़्यादा जो है ना वाटर की आवश्यकता होती है। इसी वजह से इसको पारिस्थितिकी का क्या मित्र नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? हम बात करेंगे सबसे लंबे जीवित वृक्ष की, तो आंसर हो जाएगा सिकोया। सिकोया जो है ना, यह सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। दुनिया के सबसे लंबे इस पेड़ को जब खोजा गया था तो इसकी लंबाई कितनी थी? 376 फिट, यानी कि 114.7 मीटर थी। ये याद रखना है आपको, फिट में भी और मीटर में भी। मगर पिछले 18 वर्षों में इसकी ऊंचाई अब कई मीटर और बढ़ गई है। दुनिया का सबसे ऊंचा यह पेड़ कैलिफोर्निया में है। यह शंकुधारी और दुनिया की सबसे ऊंची प्रजाति कोस्ट रोडवुड, ठीक है ना, रोडवुड भी बोला जाता है इसको, रेडवुड, ठीक है ना, रेडवुड सिकोया सैप्रीबिरेंस है। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में जो है ना सर्वाधिक जो है ना जैव विविधता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि इस प्रकार के वनों में, ठीक है ना, यहाँ पर जितनी आवश्यकता होती है वर्षा की उतनी होती है। ठीक है, धूप भी अच्छे से जो है ना पेड़ पौधों को मिल जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पर पाई जाती है। देशों के आधार पर विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता ब्राज़ील में पाई जाती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किस देश में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो आप उसका आंसर लगाएंगे ब्राज़ील पाई जाती है। चूँकि अमेजन के वर्षा वनों का 60% हिस्सा ब्राज़ील के अंतर्गत ही आता है। क्योंकि देखिएगा, यहाँ पर हम बात करेंगे जो अमेजन जंगल है ना, इसका 60% जो है ना वो ब्राज़ील के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए सर्वाधिक देशों में यदि हम बात करें जैव विविधता की, तो ब्राज़ील में ही पाई जाती है। भौगोलिक स्थिति के आधार पर पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है और अधिकांश वर्षावन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत ही आते हैं। जो वर्षावन रहते हैं, मतलब सर्वाधिक वर्षा जहाँ पर होती है ना, वह उष्णकटिबंधीय वर्षावन के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार सीटीईटी में पूछा जा चुका है और जितने भी शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए एग्जाम्स हैं ना, उनमें भी पूछे जा चुके हैं। तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान या मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम भारत में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, शांत घाटी कहाँ पर है? ये भी आईएमपी है और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सीटीईटी में और पूछे जाने के बिल्कुल यहाँ पर चांसेस हैं। शांत घाटी केरल में है। शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में है। अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं, केरल में कहाँ पर है। देखिएगा, केरल में पलक्कड़ जिले के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। उत्तर में नीलगिरी की पहाड़ियों और दक्षिण में फैले मैदान के बीच पसरी यह घाटी साइलेंट वैली के नाम से भी जानी जाती है। यदि आपसे पूछा जाए कि शांत घाटी का एक और नाम क्या है, तो इसको साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना है आपको। केरल के अंतिम बचे वर्षा वनों में से एक स्थान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1984 में मिला। तो ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए। पलक्कड़ जिले में है। शांत घाटी को साइलेंट घाटी भी कहते हैं और सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है। देखिएगा, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से है, अभी हम देख ही चुके हैं। यहाँ पर देखिए इसके बारे में और जान लीजिए। यह अंग्रेज ही थे जिन्होंने 1847 में शोर मचाने वाले सिकाड़ा की कथित अनुपस्थिति के कारण इसे साइलेंट वैली नाम दिया था।
एक अन्य कहानी में इस नाम का श्रेय सैरंध्री देख ठीक है, इसको सैरंध्री भी कहा जाता है, के अंग्रेजीकरण को दिया है। और तीसरी कहानी में कई शेर पूंछ वाले मकाक मकाक सिलेनस की उपस्थिति का उल्लेख किया गया। आपको सिर्फ यहाँ पर इतना याद रखना है, इसको साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और सैरंध्री के नाम से भी जाना जाता है। ज़्यादा जो है ना आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ हम उन्हीं पॉइंट्स को याद रखेंगे। अब बात करेंगे फूलों की घाटी की, तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में भी कहाँ है देखिएगा, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के राज्य के चमोली में स्थित है। कहाँ पर है, चमोली में स्थित है। क्वेश्चन बन सकता है कि फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में है, तो चमोली जिले में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का दूसरा मुख्य क्षेत्र है। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है, तो गुजरात में है, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पर भारत में सर्वाधिक सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि कहाँ पर है, तो गुजरात में है। भारत के गुजरात राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि स्थित है, जो कि गुजरात के कच्छ के रण के अंतर्गत आती है, ठीक है। जो आर्द्रभूमियाँ रहती हैं तो यहाँ पर जैव विविधता काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो ये सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, सबसे बड़ी कहाँ पर है, गुजरात में है। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, इसको आर्द्रभूमि दिवस भी कहा जाता है। ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है वेटलैंड दिवस, यह मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा डीपली जाकर पढ़ेंगे। 2 फरवरी 1971, आपको ये डेट याद रखना है, सन भी याद रखना है। 2 फरवरी 1971 को विश्व के विभिन्न देशों ने, ठीक है ना, विश्व के जो विभिन्न देश थे, विभिन्न देशों ने ईरान के रामसर एक ईरान का शहर का नाम है, आपको ये भी याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि रामसर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान में। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो रामसर है, देखिएगा जो रामसर है यह कब हुआ, 2 फरवरी 1971 को। किससे संबंधित है, यह आर्द्रभूमि से संबंधित है। किससे संबंधित है, आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित है, आपको ये भी याद रखना है। तो 2 फरवरी 1971 को विश्व के विभिन्न देशों ने ईरान के रामसर में दुनिया के वेटलैंड्स के संरक्षण हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए इस दिन को विश्व वेटलैंड दिवस या विश्व आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन किया जाता है। विश्व वेटलैंड दिवस 2024 का विषय, देखिए कोई भी दिवस हो, चाहे वह पर्यावरण दिवस हो, ओजोन दिवस हो, जैव विविधता दिवस हो, जल दिवस हो या पृथ्वी दिवस हो, तो हर एक दिवस की क्या रहती है, एक थीम रहती है प्रत्येक वर्ष। तो हम बात करेंगे वेटलैंड दिवस की थीम 2024 की क्या है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है करंट से रिलेटेड विषय। आर्द्रभूमियों और शारीरिक, मानसिक और पर्यावरणीय भलाई सहित मानव समृद्धि के विभिन्न हिस्सों के बीच अंतर संबंधों पर केंद्रित है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, जितने भी पॉइंट है ना, सभी को आपको अच्छे से याद रखना है। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था, तो किस संरक्षण से संबंधित था, देखिएगा नम भूमि के आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित था। जो आर्द्रभूमियाँ हैं ना, उनके संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन का निर्माण किया गया था। रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित है। रामसर ईरान में अवस्थित नगर है। 2 फरवरी 1971 में यही हुई बैठक के बाद इस कन्वेंशन की नींव पड़ी तथा वर्ष 1975 में पूर्णतः क्रियान्वित हुआ। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो रामसर सम्मेलन है कब क्रियान्वित हुआ, तो सन 1975 में, ठीक है। आपको इसको याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो है ना पूरी तरह से डिटेल में क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अब आपको इसी प्रकार की क्लासेस मिलेंगी, और जब जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता जाएगा तो आपको मैराथन क्लासेस भी मिलेंगी, जिससे कि आपकी पूरी जो तैयारी ना काफ़ी अच्छे से हो जाए। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आगे देखिएगा, भारत में चीता को कब लुप्त घोषित कर दिया गया था, ठीक है ना। देखिएगा भारत में जो चीता था, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर जो चीता है उसको कब लुप्त घोषित किया गया था, सन 1952 में इसको लुप्त घोषित कर दिया गया था। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में चीता का पुनरुत्पादन 1952 में स्थानीय रूप से विलुप्त हो जाने के बाद चीता को भारत में फिर से लाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। यहाँ पर हम इसको फिर से पढ़ेंगे। भारत में चीता का पुनरुत्पादन 1952 में स्थानीय रूप से विलुप्त हो जाने, देखिए 1952 में जो है ना चीता पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे, यह जो है ना भारत सरकार ने घोषित किया। उसके बाद चीतों को भारत में फिर से लाने के लिए भारत सरकार द्वारा कई कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, और शायद कई चीतों को जो है ना
लेकर भी आ जाया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में ओजोन परत से हमारी रक्षा किन किरणों से होती है? तो पराबैंगनी किरणों से होती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में उच्च ओजोन सांद्रता वाले क्षेत्र हैं। अभी देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि जो ओजोन परत है वह है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कितने किलोमीटर के दायरे में है। देखिए समताप मंडल में है 15 से 35 किलोमीटर। आपको याद रखना है ओजोन परत 15 से 35 किलोमीटर समताप मंडल में उच्च ओजोन सांद्रता वाले क्षेत्र हैं। ओजोन परत एक अदृश्य ढाल के रूप में कार्य करती है और हमें सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणें भी बोला जाता है, विकिरणों से क्या करती है? बचाती है। अगला देखिए पॉइंट, 16 सितंबर, कब? 16 सितंबर को पूरी दुनिया में यह विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में उच्च ओजोन सांद्रता वाले क्षेत्र है। आपको याद रखना है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनेगा कि जो ओजोन परत है वह कितने किलोमीटर में स्थित है? 15 से 35 किलोमीटर। अब जो ओजोन परत है वह कहाँ पर है, ठीक है ना, मतलब किस मंडल में है? तो वह समताप मंडल में है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। उस राज्य का नाम बताइए जिसे टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। उस राज्य का नाम बताइए जिसे टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। तो वह राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश है। आप किस प्रदेश से हैं? आप किस प्रदेश से हमारी क्लास को देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। देश में हर देखिए देश में हर 4 साल में बाघों की आबादी का आंकड़ा जारी किया जाता है, ठीक है ना, इसको सही कर लीजिएगा। कब? 4 साल में जो है ना, देश में हर 4 साल में बाघों की आबादी का आंकड़ा जारी किया जाता है। पिछली बार जारी आंकड़ों में किसी भी राज्य में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 526 बाघ थे। कितने बाघ थे? 526 बाघ थे। आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कितने बाघ थे? सर्वे के दौरान 526 बाघ थे, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। दूसरे स्थान पर कौन सा था? 254 बाघ थे। कितने थे? 254 बाघों के साथ कर्नाटक रहा है। यहाँ पर देखिएगा इस साल के आंकड़े पीएम मोदी जारी करेंगे। बाकी जो आंकड़े रहेंगे ना वह पीएम मोदी जारी करेंगे, बट इनको आप याद रखना। आज की इस क्लास का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है, आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी लगी? हम लोगों ने कहने को तो 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया, बट हमने उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते थे ना उन सभी को डिस्कस किया। यदि हम बात करें कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन के 4-4 पॉइंट्स को डिस्कस किया है, तो लगभग यहाँ पर हमारे हम कह सकते हैं कि 60, 70, 80 जो क्वेश्चन है उनको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो इसी प्रकार से आप हमारी क्लास के साथ जुड़े रहिए। आने वाले टाइम में जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता जाएगा हम लोग जो है ना आपके लिए मैराथन क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।